जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था? लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? मैंने तुम लोगों को समझाया था ग्राफिकली कि कैसे एक नया पाथवे क्रिएट होता है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है, और कैटलिस्ट इनहिबिटर की डेफिनेशन में डिफरेंस समझाया था। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि कैसे कैटलिस्ट गिब्स फ्री एनर्जी को ऑल्टर नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम नहीं करता है, ऑल्टर नहीं करता है। इसके अलावा कैसे कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना होकर रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है। समझ में आ गया? आज हम लोग इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है। मैंने आज तक सीबीएसई में तो आते हुए देखा नहीं है। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको जल्दी से पढ़ के आज चैप्टर को खत्म कर देते हैं। करें शुरू। तो टॉपिक का नाम है बच्चों कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों देखो, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब मैंने तुम्हें क्या बताया था? केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है हम ये जानना चाहते हैं बस। हाँ या ना? आगे बढ़ रहा है का मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहता है, जिसके लिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। हाँ या ना? अब रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। हाँ या ना? याद करो, मैंने एक बार तुम्हें 5-6 पॉइंट्स बताए थे। जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। बताए थे नहीं सारे पॉइंट्स? हमने वो सारे टॉपिक ऑलमोस्ट पढ़ लिए। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर और ज्यादा अगर हम डेप्थ में जाए बच्चों तो एक नया टॉपिक निकल कर आता है कॉलिजन थ्योरी। ये थ्योरी हमको किसने बताई बच्चों? ये हमको बताई विलियम लुइस एंड मैक्स ट्रॉट्स ने। इन दोनों ने ये थ्योरी 1916 या 1917 के बीच में दी थी। समझ में आया बच्चों? 1916 या 1917 के बीच में दी थी। अरे डेट्स को याद करने के लिए कोई पैटर्न हिस्ट्री से जोड़ लिया करो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था ना, 1917 में ही किया था। ठीक है? 10th में पढ़ा है, भूल गए? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद 3 जगह पे सत्याग्रह किया था। तो इससे आपको याद रहेगा 1917 में ये थ्योरी उन्होंने पेश करी थी। और ये पूरी की पूरी थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से की हेल्प से बनाई गई है। समझ में आ गया? इनमें इन्होंने ये बताया बच्चों, देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है? कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन, टकराना। ये फैक्ट है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट्स आपस में टकराएंगे। हाँ या ना? अगर एक रिएक्टेंट यहां से आ रहा है और एक रिएक्टेंट यहां से आ रहा है और ये निकल गए तो रिएक्शन कहां होगा? जब वो पास आएंगे, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जब वो नए नए बॉन्ड्स बनाएंगे, पुराने बॉन्ड्स तोड़ेंगे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो यहाँ पर कॉलिजन का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ गया? तो हुआ ये कि जो आर्हीनियस इक्वेशन है ना, उसी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं और फिर इसको यहाँ से हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर एक नया टर्म डिफाइन हुआ है Z। Z को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। Z क्या है बच्चों? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं तुम्हें आगे समझाता हूं। द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ collisions per second per unit volume in a reaction mixture is called collision frequency।
कॉलिजन तो नाम समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी वर्ड कहाँ यूज करते हैं कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज कितनी बार दोहराई गई, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में यानी पर सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कॉलिजन्स हुई, नंबर ऑफ कॉलिजन्स को ही बोलते हैं बच्चों कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। आ गया समझ में? क्या इसका कोई रोल नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन में? जल्दी बोलो। आप इमेजिन करो एक बीकर है, उसके अंदर रिएक्टेंट्स आपस में टकरा रहे हैं पर कम टकरा रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड नंबर ऑफ कॉलिजन कम है। और एक दूसरा बीकर है जिसमें ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में हिट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, सेम वॉल्यूम में सेम टाइम में। इस वाले बीकर में कॉलिजन ज्यादा हो रही है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। अरे उसमें होगा ना जिसमें ज्यादा कॉलिजन हो रही है, हाँ या ना? कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कॉलिजन का बहुत बड़ा रोल है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। कि रेट ऑफ रिएक्शन में कॉलिजन का कितना रोल है। शायद मैंने थोड़ा गलत बोल दिया बच्चों, मैं एक अच्छा सेंटेंस नहीं बना पाया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं सभी व्यूअर से। समझ गए ना? तो कॉलिजन का बहुत बड़ा रोल है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस क्या है कि देखो जो आर्हीनियस इक्वेशन थी वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पे लग जाएगा z e पावर, और z यहाँ पे a भी लिख देते हैं, e पावर माइनस EA बाय RT। क्या यहाँ पर z a को रिप्लेस कर चुका है? बोलो हाँ। जरा चेक करो, मैंने तुम लोगों से ये कहा था a है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो कि कांस्टेंट है, पर उसके बारे में नहीं बताया था। पर एक्चुअली वो कौन है बच्चों? कौन है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और ए बी कुछ भी नहीं है बच्चों, ए बी बस ये है कि ए और बी से मिलके कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो बस वहां पर ये बोल दिया कि जेड ए बी का मतलब है कॉलिजन बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ गया बच्चों? तो इस इक्वेशन को देखकर साफ साफ ये पता लग रहा है कि कॉलिजन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। सबको समझ में आ गया? यहाँ पे जेड ए बी कौन है बच्चों? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और बच्चों माइनस EA बाय RT कौन है? नंबर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA एक्टिवेशन एनर्जी। भाई समझ में आया कि नहीं? EA बाय RT यहां पर कौन है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी है। और ZAB कौन है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ रिएक्शन मिक्सचर। कोई दिक्कत? चले आगे। क्या हासिल हुआ? क्या समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ ये इक्वेशन क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक और चीज है जिसका बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर एक और चीज है जिसका रोल प्ले होता है बहुत बड़ा। वो ये कि बच्चों मान लो दो मॉलिक्यूल है, वो बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन में आ रहे हैं और वो टकरा भी गए, लेकिन क्या ये जरूरी है कि तब भी प्रोडक्ट बनी जाए? मेरी बात समझ में आई? अगर वो सही ओरिएंटेशन में नहीं है तो उनकी कॉलिजन के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? तो यहां पर मैं तुम्हें एक चीज ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये रेस कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रेस कर देते हैं। इसको रेस कर देते हैं और यहां से जो इक्वेशन निकल कर आई थी खाली वो लिख देता हूं। इक्वेशन बच्चों यहां से क्या निकल कर आई थी? K is equal to ZAB e पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है भाई? जहां पर कि Z क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, EA बाय RT क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? अब बच्चों यहां पर हमें ये पता चला, देखो ये सब अगर मैं लिखूंगा ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग लिख लेना, मैं बोल के बता दे रहा हूं। अगर दो मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई?
अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर इफेक्टिव कॉलिजन से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि कॉलिजन तो हो रहा है, टकरा तो रहे हैं, पर इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हो रहा है। मतलब उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है मॉलिक्यूल्स का। तो अगर उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या ये आप लिख लोगे या मैं लिख के दूं? If two molecules are colliding but they are not in proper orientation, then the collision is not then the collision is considered as non-effective collision, and in such a case no product will be formed. आगे समझ में? लिख लोगे ये सुन के? But if two molecules collide in such a way that they are in proper orientation, then the collision is called effective collision, and in such a case product will definitely form. आगे समझ में? अब बात ये है कि पता कैसे चलेगा प्रॉपर ओरिएंटेशन है कि नहीं? बच्चों मान लो रिएक्शन हो रहा है ब्रोमोमीथेन का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी बोलो, क्या बनेगा? नहीं पता ना? तो देखो, ये रहा ब्रोमोमीथेन, ये रहा ब्रोमीन, हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन हो रहा है OH- आयन से। अब यहां पर दो तरीके हो गए, इन दोनों का क्या होने वाला है बच्चों? कॉलिजन, हाँ या ना? अब आप चेक करो, H3CBr के साथ OH इधर से आ गया, यानी आमने सामने से आ गए। चेक करो, ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ग्रुप 17 के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, जल्दी बोलो, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। बच्चों इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन, यानी कि क्या प्रोडक्ट बना? कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये नॉन इफेक्टिव कॉलिजन है, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो कॉलिजन होने के बाद भी यहाँ कोई प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। परंतु बच्चों अगर ऐसा हुआ CH3Br, क्योंकि 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं, और OH जो है उसने पीछे से हमला किया है, क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट तो बन जाएगा ना। तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Br-। क्या बन गया बच्चों? ये बन गया मीथेनॉल। समझ में आ गया? तो यहां पर याद रखना, इफेक्टिव कॉलिजन जो मैंने बोला था, इसको आप डिफाइन कर लेना। इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी दी हुई है। प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला कॉलिजन कहलाता है इफेक्टिव कॉलिजन, और उसमें प्रोडक्ट बनता ही बनता है। तो यहां से हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, K is equal to PZAB into e पावर माइनस EA बाय RT। समझ में आ गया? अब यहां पर एक नया टर्म यहां पर ऐड हो गया बच्चों, कौन? P। P कौन है यहाँ पे? P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। क्या है? जरूरी कॉलिजन तो हो रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव हो रहा है। तो P क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। समझ में आ गया बच्चों? इसके अलावा इस कॉलिजन थ्योरी के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल को एक परफेक्ट स्फीयर समझा जाता है ना, जबकि वो परफेक्ट स्फीयर होते नहीं है। परफेक्ट स्फीयर होता है क्या एटम या मॉलिक्यूल? इसमें वो कंसिडर किया हुआ है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। समझ में आ गया? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में या तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, या फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हैलोएल्कीन एंड हैलोएरी। समझ में आ गया? इसके क्वेश्चंस करते रहना, प्रैक्टिस छूट गई अगर तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जितनी मेहनत से हमने ये चैप्टर पढ़ा है सब भूल जाओगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सारा याद करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी आपकी। इससे अच्छा है इसके न्यूमेरिकल्स करके नोट्स बना के कॉपी में अभी के अभी खत्म करो, और बाद में खाली रिवीजन रह जाएगा। समझ गए? मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश, उमंग और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।